हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करना है। और 2020 में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टोटल 25 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 10 जो हमारी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट हमारी जो 5 प्रश्न है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे, व्हाट इज आर द एडवांटेज ऑफ द जीरो टीलेज इन एग्रीकल्चर। देखो, जीरो टीलेज का मतलब यहाँ पे जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसको बिना जुताई किए आप यहाँ पे खेती करना, ये जनरल मीनिंग है। लेकिन इसमें आप बात करोगे जीरो टीलेज की, यदि आप डिफाइन करना चाहते हो तो एक हमारी आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है। आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है, ये फार्मिंग सिस्टम है जीरो टीलेज। इसमें क्या होती है कि जैसे हमारी एक प्लांट है, एक प्लांट हमारी वहाँ पे हार्वेस्ट हुई नहीं है। जनरली यहाँ पे कैसे प्रीफर किया जाता है, मान लो एक प्लांट है हमारी, वो हार्वेस्ट उसको हुआ नहीं है और कटा नहीं है, उसी बीच यहाँ पे उसके जो खेती की साफ़ सफाई किए बिना वहाँ पे दूसरे प्लांट की सैम्पलिंग की जाती है, वहाँ पे प्लांट लगा दिया जाता है या दूसरे एग्रीकल्चर की क्रॉपिंग की जाती है, उसको बोलते हैं जीरो टीलेज। तो वहाँ पे एक्चुअली पूरी जुताई न करके वहाँ पे जो क्रॉप का रेसिड्यू है उसको बिना हटाए वहाँ पे उस मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं, क्योंकि आप जुताई करते हो तो मॉइस्चर हमारी रिलीज हो जाएगी। तो मॉइस्चर को सेव करने के लिए यहाँ पे जीरो टीलेज की खेती की जाती है, तो इसको बोलते हैं जीरो टीलेज। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप बात कर लो तो जनरली आप देखोगे कि गाँव में क्या होती है, खरीफ की फसल में जैसे मक्का की खेती होती है, उसके बाद रबी की फसल आती है। रबी फसल में जनरली वेजिटेशन की ग्रो होती है। तो कुछ जैसे गांव में आप देखोगे तो मक्का की जो खेती होती है, मक्का की जब हमारी आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती है, उसी बीच यहाँ पे मक्का की जो पत्ते होती है, पत्ते को काट के इसके नीचे जो होती है, जैसे बैगन, बैगन के यदि पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मक्के यहाँ पे मैच्योर होती है तब तक बैगन यहाँ पे फूलने लगता है, ठीक है। तो मक्के को यहाँ पे जो होती है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। जब उसकी भुट्टे तैयार हो जाती है तो बैगन यहाँ पे फूल लेके यहाँ पे फलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो खेती की जाती है, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो मक्का की खेत है उसको पूरा कायदे से क्या होनी चाहिए कि मक्का के खेत को पूरा तरह से उखाड़ के फेंकना चाहिए। इसके बाद मक्के के बाद जुताई करनी चाहिए, इसके बाद बैगन करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मक्के की है उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, उसके बीच ही यहाँ पे बिना इसको जुताई किए एक दूसरी क्रॉप उगाई जाती है, इसको बोलते हैं जीरो टीलेज एग्रीकल्चर। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। देखो, जीरो टीलेज एक आर्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है जिसमें जो प्रीवियस की जो क्रॉप होती है उसके रेसिड्यू को बिना बर्न किए, बिना हटाए यहाँ पे क्रॉपिंग की जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, वीट भी पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दूसरी क्या है, विदाउट द नीड्स ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैम्पलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन वेट सॉइल इज पॉसिबल, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तीसरी यहाँ पे है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज सॉइल इज पॉसिबल। देखो, यदि आप सॉइल को खुले नहीं छोड़ते हैं और यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2-3 क्रॉप कर रहे हैं, एक क्रॉप यहाँ पे हार्वेस्ट नहीं है, दूसरी क्रॉप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, तो कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही हमारे सही है। 1 का डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। आज का दूसरा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, अकॉर्डिंग द इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो इंडिया की अभी नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी लाई गई है। तो वैसे बायोफ्यूल में आप देखोगे तो इंडिया में सेकेंड जनरेशन वाले बायोफ्यूल की पॉलिसी लाई गई है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन तक बायोफ्यूल की पॉलिसी है। फर्स्ट जनरेशन में जनरली क्या होती है, जो हमारी फूड्स ग्रेन्स होती है उसका यूज करके बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं। सेकेंड जनरेशन में फूड ग्रेन्स की जो हमारी जो सड़े गले फूल ग्रेन्स होते हैं उसको बनाए जाते हैं। थर्ड जनरेशन में हमारी जो होती है वो अलगाइस बेस हमारी बायोफ्यूल होती है, ठीक है। तो इंडिया में सेकेंड जनरेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोफ्यूल्स की पॉलिसी बनाई गई है। उसमें से आप बात करोगे तो बहुत सारे जो क्रॉप है, सीड्स हैं, उसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल। तो आप बात करोगे यहाँ पे जैसे कुछ जैसे यहाँ पे ग्राउंड नट सीड्स को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फूड सिक्योरिटी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हॉर्स ग्राम का भी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डैमेज जो व्हीट ग्रेन्स है इसको यूज कर सकते हैं। तो तीसरी चौथी हमारी यूज नहीं कर सकते हैं। रोटेन पोटैटो को भी यूज कर सकते हैं, शुगर बीट्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड नट सीड्स को यूज नहीं कर सकते।
तो यदि आपको पता है यहाँ पे कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी को जो हमारी हार्म पहुँचा सकती है उसको हम यूज नहीं कर सकते, हमारी नेशनल पॉलिसी में ऐसा बनाया गया, तो तीसरे को आप हटा दो। तो तीसरे का आप हटाओगे तो यहाँ पे बी हट जाएगा, सी हट जाएगा और डी भी हट जाएगा। ठीक है, यदि आपको एक भी पता है यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 का ए, 1 2 5 6। ठीक है, तो 2 का ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा तीसरा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट कार्बन। देखो सोशल कॉस्ट कार्बन का एक कॉन्सेप्ट जो आया था, इसमें मान लो एक कार्बन को आप इमिशन करते हो तो 100 ईयर्स में उसकी सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट होगा, उस इम्पेक्ट को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना हमारी सोशल कॉस्ट कार्बन में आता है। ठीक है, मान लो एक हमारी टन आप कार्बन की इमिट करते हो तो हमारी एटमॉस्फेयर में 100 ईयर्स तक उससे क्या इम्प्लीकेशन होंगे सोसाइटी में, उसका मॉनेटरी वैल्यू आप निकालोगे तो हमारी सोशल कॉस्ट कार्बन आएगा। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप बात करोगे तो स्टेटमेंट हमारी है, पहली है इट इज़ द मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 इमिशन इन गिवन ईयर। तो हमारे 3 का ए ही हमारा आंसर हो जाता है। मॉनेटरी टर्म वैल्यू करती है लॉन्ग टर्म, यानी 100 ईयर्स की यहाँ पे जो हमारी डैमेज हमारी सोसाइटी को पहुँचाता है उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू हम निकालते हैं। तो 3 का ए हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। आज का चौथा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दाल की जो यहाँ पे खेती होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया गया है। दोस्तों रिसेंटली आप बात करोगे पल्स की प्रोडक्शन इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पे हासिल की है, और इंडिया करंटली बात करोगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्स की क्षेत्र में। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारी क्या है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ब्लैक ग्राम का मतलब है यहाँ पे कि उड़द की दाल को यहाँ पे आप बोल सकते हो खरीफ और रबी दोनों सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, ये बिल्कुल ही सही हमारा है। दूसरा दिया ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट द नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम का मतलब यहाँ पे मूंग दाल की बात हो रही है, ये हाफ ऑफ प्रोडक्शन पल्स प्रोडक्शन हमारी करता है कि नहीं। देखो पहला स्टेटमेंट यदि आपको सही है तो यहाँ पे आप बी हटा सकते हो और सी हटा सकते हो। अब देखो दूसरा यहाँ पे ग्रीन ग्राम मूंग दाल, क्या ऐसा हो सकता है कि पल्स पूरे दाल में कि हाफ यहाँ पे अकाउंट करेगा। दूसरा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा चढ़ा बोला गया, दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो दूसरा यहाँ पे यदि आप कट कर देते हो, यदि दूसरा भी आपको पता है तो तीनों स्टेटमेंट हमारी कट हो जाते हैं, सिर्फ हमारे 4 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों 4 का ए हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। आज का 5वां यहाँ पे प्रश्न है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ए हार्ड फ्रोस्ट इज injurious to it. It requires at least 10 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable for retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? देखो ये डायरेक्टली NCERT बुक से लिया गया है। एक्चुअली ब्लैक सॉइल की भी प्रॉपर्टी यही है कि वहाँ पे आप देखोगे तो वेल ड्रेनेज होती है और यहाँ पे मॉइस्चर रिटेन करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो ब्लैक सॉइल की यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई जा रही है, और ब्लैक सॉइल जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे आप देखोगे 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी होती है। और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए हमारी फ्रोस्ट फ्री हमारी डे रिक्वायर होती है जनरली 210। तो ये हमारी कॉटन की कल्टीवेशन की बात की जा रही है। वैसे भी जूट की आप बात करोगे तो जूट में आप देखोगे तो कॉटन के अलावा मान लो जूट की बात करते हैं, जूट में हैवी प्रेसिपिटेशन की बात होती है और हैवी वहाँ पे आप बोल सकते हो हैवी प्रेसिपिटेशन और वहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, तो जूट हमारे नहीं हो सकता। शुगर केन की बात करोगे तो यहाँ पे जो है बोल सकते हो वेल रेनफॉल की ज़रूरत पड़े, रेनफॉल नहीं तो इरिगेशन की फैसिलिटी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ्रॉस्ट फ्री ये वाला हमारे नहीं होती है शुगर केन में। टी की बात करोगे तो यहाँ पे इतनी कूल टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है टी की कल्टीवेशन के लिए, तो यहाँ पे कॉटन ही हमारा आंसर हो जाता है 5 का ए। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 5। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, टोटल 2020 में 15 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं आउट ऑफ 25। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।